मेरे बड़े भाई कुछ दिन पहले वफात पा गए थे और मेरी भाभी की इद्दत पूरी हो चुकी थी। आज मैं जैसे ही स्कूल से घर आया तो घर वालों ने जबरदस्ती मेरा निकाह मेरी भाभी से करवा दिया। मैं इस निकाह के लिए राजी नहीं था, मगर अब्बा जी ने अपना वास्ता देकर मुझे जबरदस्ती इस रिश्ते में बांध दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं भाभी को तलाक देकर इस घर से भाग जाऊंगा और कभी लौट कर नहीं आऊंगा। निकाह के बाद मैं जैसे ही भाभी के कमरे में गया, मेरे तो होश उड़ गए। मैंने तो ये सब कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी भाभी इस हद तक गिर सकती हैं। जान तो मेरी तब निकली जब भाभी ने मुझे अपनी तरफ खींचकर, मेरा नाम मुनीर है। ये उस वक्त की बात है जब मैं 10वीं जमात में था। मेरी किस्मत ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, और आज मैं कोर्ट में अपने खिलाफ वही केस जीत कर भी हार गया हूँ। मैं वही बेंच पर बैठा आंसू बहा रहा था। उस वक्त एक वकील लड़की मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहने लगी, आप ठीक तो है ना? आज जब आप केस जीत गए हैं तो आप इस जीत से खुश नहीं बल्कि मायूस हो रहे हैं। वो वकील लड़की मुझे जानती थी, इसलिए मुझसे इतने सवालात कर रही थी। मैं उस वक्त बिल्कुल टूट चुका था। वो कहने लगी, आपके साथ क्या हुआ था? मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन शायद आपके बताने से आपके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। मैंने उसे बताया कि मेरे घर में मेरे माँ बाप और मेरे बड़े भाई थे। मेरे भाई की शादी हो चुकी थी, वो मुझसे उम्र में काफी बड़े थे। मेरी एक छोटी बहन भी थी। जब से मैंने होश संभाला, सबको अपने आप से बहुत ही प्यार मोहब्बत करते देखा। मैं घर में हर किसी से हंसी मजाक छेड़छाड़ में लगा रहता था, लेकिन मेरी छोटी बहन मुझे बहुत ही ज्यादा संजीदा मालूम होती थी। उसकी तबीयत में एक डर मुझे दिखाई देता था। वो ज्यादा खामोश रहती थी। मैं उस वक्त 10वीं के इम्तिहानात की तैयारी में लगा हुआ था। सारा बिजनेस बड़े भाई अकेले ही संभालते थे। मेरी भाभी भी मुझसे काफी अटैच थी। भाभी की उम्र तकरीबन 40 साल थी, लेकिन उनके यहाँ अब तक कोई औलाद नहीं हुई थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती थी। अम्मी और अब्बू तो काफी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वो ज्यादा घर के मसले मसाइल से दूर ही रहते थे। एक रोज हम लोग खाना खाकर बाहर रेस्टोरेंट से घर लौट रहे थे। भाई और भाभी एक कार में थे और दूसरी गाड़ी में हम सब घर वाले थे, लेकिन हम लोग तो घर तकरीबन 1 घंटे में पहुंच चुके थे। भाई और भाभी अब तक घर नहीं पहुंचे थे। इतनी देर में फोन की बेल बजने लगी। मैंने जल्दी से फोन उठाया और जो बात मुझे बताई गई, मेरे हाथ से फोन छूट गया। मैंने घर वालों को साथ लिया और बहुत मुश्किल से अस्पताल पहुंचा। भाई की लाश सामने ही रखी थी और उनकी चीजें हमें पहचानने के लिए दी गई थी। अब्बू तो खुद को संभाल ना सके और वहीं चकराकर गिर गए थे। मैंने नर्स से भाभी का पूछा। वो कहने लगी, उनकी काफी हालत नाजुक है, वो आईसीयू में है। भाई की गाड़ी खाई में गिरकर पूरी तरह जल चुकी थी। इस हादसे ने तो हम सब पर कयामत ढा दी थी। हम लोग जैसे तैसे घर आए और भाई की मैयत साथ लाए, लेकिन अम्मी के तो होश ही खता हो गए थे। अपने बेटे की मैयत देखकर उनकी जान निकल गई थी। हमारी खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई थी। पूरा घर भाई की मौत का मातम मना रहा था और मेरी छोटी बहन सानिया अपने कमरे में बंद थी। भाभी भी घर आ गई थी। उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर थी। वो भी चुपचाप एक कोने में बैठी आंसू बहा रही थी, लेकिन मेरी नजर मुसलसल उस बंद दरवाजे पर जा रही थी। हैरत थी, सानिया अपने भाई के आखिरी दीदार के लिए भी बाहर नहीं आई थी। बहरहाल हम लोगों ने भाई की तदफीन का अमल मुकम्मल कर लिया और वापसी घर की तरफ रवाना हो रहे थे। तब मैंने रास्ते में एक झाड़ू लगाने वाली औरत को देखा तो मुझे हैरानगी हुई, क्योंकि यही लड़की तो अस्पताल में नर्स की ड्यूटी अंजाम दे रही थी। मैंने सोचा ये सब मेरा वहम है। एक रोज मैंने रात को भाभी के कमरे से कुछ आवाजें महसूस की। मैं फौरन भाभी के कमरे में गया तो भाभी मेरी बहन को डांट रही थी। मुझे देखकर सानिया को गले से लगा लिया और सानिया को दिलासा देने लगी, मगर सानिया मुझे देखकर अपने कमरे में भाग गई। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया था। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया था। एक तरफ सानिया का बर्ताव और दूसरी तरफ बिजनेस की फिक्र मुझे खाए जा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। भाभी की इद्दत पूरी हो चुकी थी। तभी आज मैं स्कूल से जैसे ही घर लौटा, मेरे ऊपर तो आसमान ही टूट पड़ा जब मैंने वहां का मंजर देखा।
भाभी दुल्हन बने घर के लाउंज में बैठी थी और खानदान के कुछ लोग भी उस वक्त हमारे घर में मौजूद थे। अम्मी और अब्बू के चेहरे से तो परेशानी साफ दिखाई दे रही थी, मगर क्या हो रहा था मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और एक वकील भी घर में मौजूद था, जो कुछ पेपर हाथ में पकड़े खड़ा था। जैसे ही मेरी नजर ऊपर गई, सानिया अपने कमरे के बाहर खड़ी मुझे कुछ इशारा कर रही थी। शायद उसके इशारे का मतलब मेरी इनकारी था, लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ही मेरे अब्बू मेरा हाथ पकड़कर एक कोने में ले गए। और अब्बू ने मुझसे जो कहा, मुझे सुनकर एक जोरदार धचका लगा कि अब्बू मुझे भाभी से निकाह करने को कह रहे थे। मैंने कहा, अब्बू ये सब आखिर क्यों और कैसे? इतनी देर में अम्मी भी वहां चली आई और कहने लगी, बेटा इस वक्त ये हमारी इज्जत और खानदान की इज्जत का सवाल है। बस ये समझ लो, हम लोग जो फैसला करेंगे इसी में हम सबकी बेहतरी है। मैंने कहा, आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हैं कि इतनी देर में अम्मी और अब्बू मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे, देख तेरे हाथ में ही सब कुछ है। ये सुनकर मेरा सर फटने लगा कि अम्मी अब्बू ये सब क्या कह रहे थे। ये लोग क्यों मुझे जबरदस्ती इस निकाह के लिए राजी कर रहे थे? फिर भाभी जो मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी, लेकिन सानिया मुसलसल इनकार का इशारा किए जा रही थी। फिर शायद भाभी की नजर ऊपर गई तो सानिया अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये किस्मत ने मुझे कहाँ ला खड़ा कर दिया था। पहले भाई की मौत का सदमा, फिर ऊपर से अपने ही भाई की बेवा से निकाह। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो अम्मी और अब्बू मुझसे हाथ जोड़े इल्तिजा कर रहे थे और मेरी हाँ का इंतजार कर रहे थे? और फिर भाभी की भी कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो वो दुल्हन बने आराम से बैठी थी? मैंने बहुत ही मजबूर होकर, ना चाहते हुए भी अपनी भाभी से निकाह के लिए हाँ कर दी। और मेरी हाँ सुनकर तो अम्मी अब्बू की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। वो लोग जल्दी ही उस वकील के पास गए और कुछ बातचीत करने लगे। उधर मेरा जहन अब भी खटक रहा था। सानिया मुझसे कुछ तो कहना चाह रही थी, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं ऊपर जाकर सानिया से कुछ बात कर सकता, और ना ही वक्त और हालात ने मुझे उस वक्त कोई मोहलत दी थी। बहरहाल बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं ये निकाह कर लूंगा, लेकिन कमरे में जाते ही भाभी को 3 बार तलाक बोलकर ये घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं किसी और जगह चला जाऊंगा। फिर जो होगा देखा जाएगा। उधर अम्मी और अब्बू वकील से मुसलसल बातें किए जा रहे थे, लेकिन मेरे दिलो दिमाग ने तो काम करना ही छोड़ दिया था। ऊपर देखता तो सानिया का कमरा बंद होता, भाभी की तरफ देखता तो उनकी एक अजीब सी मुस्कुराहट मेरे दिल में शक पैदा कर रही थी, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद अब्बू और अम्मी मेरे पास आए और मेरे आगे पेपर रख दिए थे। कहने लगे, ये निकाह के पेपर हैं, इन पर अपने दस्तखत कर दो। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। निकाह पढ़ाने के बाद निकाह के पेपर्स पर भाभी और मेरे दस्तखत हो गए थे और अब भाभी मेरे निकाह में थी। मुझे तो निहायत ही शर्म महसूस हो रही थी। एक तो भाभी मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी और ऊपर से मैंने हमेशा उन्हें अपनी माँ के रूप में देखा था, और अब ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। कुछ देर बाद सब मेहमान अपने कमरों को जा चुके थे और मैं अकेला तन्हा अपने घर के लाउंज में बैठा था। भाभी को अम्मी उनके कमरे में छोड़ाई थी और अब से मुझे भी भाभी के साथ भाई और भाभी के कमरे में रहना था। मुझे सोच सोचकर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। भाभी के साथ मैं भाई की जगह कैसे ले सकता हूँ? और मेरे घर वालों ने भी जरा लिहाज ना किया और मेरा और भाभी का निकाह कर डाला। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने यही सोच रखा था कि मैं कमरे में जाते ही भाभी को तलाक दे दूंगा और पूछूंगा कि आखिर ऐसी भी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी कि ये सब करना जरूरी हो गया था। मैं गुस्से में भरा भाभी के कमरे की तरफ जा रहा था। मेरे कानों में कुछ आवाजें महसूस हो रही थी, लेकिन मैं इस वक्त कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं था। मैं कमरे की तरफ कदम बढ़ाता गया और जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से आने वाली आवाजें सुनकर मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने उस वक्त अंदर जाना मुनासिब ना समझा और छुपकर खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा फौत शुदा भाई और भाभी हाथों में हाथ डाले एक साथ बैठे हुए थे, और जब मैंने उनकी बातें सुनी तो ना तो मुझे अपने कानों पर यकीन आ रहा था
और ना ही अपनी आंखों पर कि मैंने जो कुछ देखा वही सच था या फिर बात कुछ और थी। मैं उस वक्त अपनी किस्मत को कोस रहा था कि मैं तो बचपन से खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन फिर ये सब अचानक मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर कौन है जो मुझे इन तमाम सवालात के जवाबात देता? फिर मुझे अपनी बहन सानिया का ख्याल आया और मैं दौड़ा दौड़ा उसके कमरे में गया और जोर जोर से सानिया के कमरे का दरवाजा बजाने लगा। काफी देर बाद सानिया ने दरवाजा खोला। मैंने अंदर जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और वो मुझे देखकर रोने लगी। फिलहाल मैंने उस वक्त सानिया को तसल्ली दी। मैंने कहा, सानिया, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है और आखिर तुम भी बिल्कुल चुप हो। मैंने रोते हुए अपनी बहन सानिया के आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे रोता देखकर आज सानिया की खामोशी टूट गई थी। वो कहने लगी, मुनीर भाई, ये सब कोई नई बात नहीं है, ये सब तो सालों से चला आ रहा था, लेकिन आप तो बस घर वालों को प्यार मोहब्बत में सब कुछ भूल गए थे। आपको जिस दिन से इस घर में लाया गया था, ये सब उसी दिन से चल रहा था और आज उसका इख्तिताम आपके निकाह से होना था। ये सब सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैं तो कुछ भी नहीं जानता था कि सानिया मेरे माजी के बारे में क्या कह रही है, लेकिन ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। आखिर मेरे माजी का इस निकाह से क्या ताल्लुक था और फिर मेरा फौजशुदा भाई कैसे जिंदा हो गया था? मैं रोते हुए ये सब उस वकील लड़की को बता रहा था और वो मेरी कहानी बहुत ही दिलचस्पी से सुन रही थी। मैंने कहा कि हकीकत जानने के बाद मेरा खून खौल उठा था। मैंने और सानिया ने सारे सबूत इकट्ठे किए और इन सब के खिलाफ केस कर दिया और आज मुसलसल पेशियों के बाद मेरी और सानिया की गवाही से ये केस मैं जीत कर भी हार गया हूँ। जीत जरूर मेरी किस्मत में लिखी थी, लेकिन मेरे अपनों का साथ मेरी किस्मत में बस इतना ही लिखा था। मेरी बात सुनकर वो वकील कहने लगी, आखिर आपका माजी क्या था और आपने उस रात भाभी के कमरे में क्या देखा था और सानिया ने आपको कौन सी सच्चाई बताई थी? उस वकील लड़की ने एक बार फिर मेरे जख्म हरे कर दिए थे। मैं ये सुनकर रोने लगा था। मुझे अपना माजी याद आ गया था। मैंने कहा कि मैं उस वक्त 3 साल का था जब मेरे भाई और भाभी मुझे अपने घर लाए थे। दर हकीकत मैं उनका भाई नहीं था, बल्कि मैं उनके दूर के रिश्तेदारों का बच्चा था। लेकिन बचपन में एक हादसे में मेरे वालिदैन की वफात हो गई थी। तब उनकी वफात पर पूरा खानदान जमा था और हर कोई मुझे अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन भाई और भाभी के बहुत इसरार करने पर मुझे उनके हवाले कर दिया गया, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी और खानदान वालों को लगता था कि उनके घर कोई औलाद नहीं है तो वो लोग मेरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकते थे। इसलिए 3 साल की उम्र में भाई भाभी मुझे अपने घर ले आए थे, जहाँ मेरी परवरिश मेरी सोच से भी बढ़कर की गई थी। मुझे इतना प्यार मोहब्बत दिया गया था कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ। और अम्मी अब्बू ने तो मुझे खूब लाड प्यार से पाला था। शायद मेरे इस लाड प्यार की वजह से वो लोग अपनी सकी बेटी सानिया पर इतनी तवज्जो ना दे सके और वो बचपन से ही एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी, इसलिए वो सबसे कटी कटी रहने लगी थी। लेकिन जब मैंने सानिया को उस दिन भाभी के कमरे में देखा तो मुझे कुछ अजीब लगा था। जब जोर से भाभी ने सानिया का हाथ पकड़ा हुआ था और मेरे आते ही उसे गले लगा लिया था। बहरहाल मैं तो अपनी जिंदगी में खुशी खुशी जी रहा था, लेकिन जब मेरा जबरदस्ती निकाह भाभी से करवाया गया और मैं भाभी के कमरे में जाते ही तलाक के अल्फाज अदा करता, उस वक्त मैंने कुछ ऐसा देख लिया था कि मैं अपना तलाक का फैसला बिल्कुल बदल चुका था। और साथ साथ सानिया ने जो सच्चाई मुझे बताई वो जानकर मेरे अंदर सब कुछ टूट गया था। मैं जीते जी मर चुका था और हम दोनों सबूत इकट्ठा करने के लिए उस रोड की तरफ निकल पड़े जहां वही नर्स लड़की झाड़ू लगाया करती थी, जिसे मैंने उस दिन अस्पताल में नर्स के लिबास में देखा था। वो हमें देखकर भागने लगी, लेकिन जैसे ही हमने उसे थोड़े पैसों की लालच दी वो सारी सच्चाई उगलने लगी। मैं तो सर पकड़कर वहीं बैठ गया था। तब सानिया ने घर वालों की गिरफ्तारी करवाने में मेरा पूरा साथ दिया। पुलिस ने सानिया की गवाही से घर वालों को गिरफ्तार किया, जो वो बचपन से आज तक सब कुछ देखती आई थी। सानिया ही इस साजिश का जीता जागता सबूत बनी और भाई और भाभी को उम्र कैद की सजा हो गई। मेरी बात सुनकर वो वकील हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगी। वो कहने लगी, तो क्या आपके भाई जिंदा थे? लेकिन वो हादसा मैयत, ये सुनकर मैं दबे दबे लहजे से मुस्कुराने लगा और कहा,
آپ نہیں جانتی بھابھی اور بھائی اور ان کے والدین میرے ساتھ کیا کھیل رچا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے بچپن سے جوانی تک ان کی پرورش میں کوئی کمی میسر نہیں تھی، پھر کیسے وہ لوگ آپ کے ساتھ یہ کھیل کھیل گئے۔ اچانک ثانیہ بھی اسی وقت مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ میں نے ثانیہ سے اپنے گھر والوں کی خیریت پوچھی تو ثانیہ کہنے لگی حیرت ہے منیر بھائی، آپ نے کورٹ سے ان کے خلاف کیس جیت کر بھی انہیں معاف کر دیا، جبکہ بھائی اور بھابھی کے ساتھ وہ بھی سازش میں برابر کے شریک تھے، اور اگر وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے تو آج آپ اس دنیا میں نہ ہوتے۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا ثانیہ جو بھی ہوا آخر وہ ہیں تو میرے ہی ماں باپ، انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس پر بہت شرمندہ ہے اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ ہاں میرا بس نہیں چلا، میں تو بھائی اور بھابھی کو بھی معاف کر دیتا، لیکن ثانیہ تم نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ ثانیہ کہنے لگی بچپن سے لے کر آج تک جو کچھ ہوا بھائی اور بھابھی ہی آپ کے اصل گنہگار ہیں، لیکن یہ تو آپ کا بڑا پن تھا کہ سب کچھ جان کر بھی آپ نے کبھی بھائی اور بھابھی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ حیرت ہے منیر بھائی، وہ وکیل لڑکی کہنے لگی آخر تم لوگ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو کہ اس رات تم نے بھائی اور بھابھی کے کمرے میں کیا دیکھا تھا؟ اور ثانیہ یہ تم سب جانتے ہوئے بھی اتنے سالوں کیوں چپ رہی؟ ثانیہ کہنے لگی آگے کی تفصیل میں بتاتی ہوں۔ ثانیہ کہنے لگی کہ میں بچپن سے چپ اس لیے رہتی تھی کہ مجھے منیر بھائی سے جلن تھی۔ میں جانتی تھی وہ ہمارے سکے بھائی نہیں ہیں، سکی بیٹی ہونے کے باوجود امی اور ابو بھائی بھابھی کی ساری توجہ منیر بھائی کی طرف تھی، لیکن جب میں نے سچائی کو پرکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ میرے گھر والے اتنے گرے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ جس رات بھابھی سے منیر بھائی کا نکاح ہوا تھا اس رات منیر بھائی غصے میں طلاق دینے کے لیے بھابھی کے کمرے میں جا رہے تھے، تب بھائی نے جانی پہچانی سی آواز سنی جو بھابھی کے کمرے سے آ رہی تھی، اور پھر انہیں لگا کہ اندر کوئی موجود ہے جو بھابھی سے باتیں کر رہا ہے۔ تب بھائی نے کھڑکی سے چھپ کر دیکھا تو ان کے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ اندر بھابھی کے ساتھ بیٹھا ہوا انسان اور کوئی نہیں بلکہ بڑے بھائی تھے، وہی بھائی جو کچھ مہینے پہلے وفات پا گئے تھے، اور گھر والوں کے سر اتنا بڑا غم آ گرا تھا۔ وہ وکیل لڑکی کہنے لگی لیکن بھائی زندہ کیسے ہو گئے؟ ثانیہ کہنے لگی وہ سب ایک ناٹک تھا اور بنا بنایا پلان تھا۔ خاندان والوں اور منیر بھائی کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی تھی۔ گھر والوں کو ایک ایسی میت دی گئی تھی جو پوری طرح جل کر خاک ہو گئی تھی اور اس کی شناخت کرنا مشکل تھا۔ ہسپتال والوں کو بھی پیسے کھلائے گئے تھے، اور پھر اوپر سے بھابھی نے رونے پیٹنے کا ناٹک کیا اور منیر بھائی کا دل بالکل موم کر دیا تھا۔ اور اس دن منیر بھائی نے دیکھا کہ بھابھی اور بھائی دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندوق بڑے بھائی کے ہاتھ میں تھی، اور ان کا پلان یہ تھا کہ کمرے میں آتے ہی منیر بھائی کو مار دیا جائے گا اور سب کی نظروں میں یہ دکھایا جائے گا کہ منیر اس شادی سے خوش نہیں تھا، اس لیے اس نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی۔ بھابھی اور بھیا ہنس رہے تھے اور کہنے لگا ہمارا منیر کو گھر لانے کا سالوں کا پرانا مقصد آج پورا ہو جائے گا، لیکن منیر بھائی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہم اس نرس لڑکی کے پاس دوڑے اور اس کا بیان ریکارڈ کیا کہ اسے پیسوں کی لالچ دے کر نرس کے کپڑوں میں ہسپتال میں یہ سب کرنے کو بھائی اور بھابھی نے ہی کہا تھا۔ وہ وکیل لڑکی یہ سب سن کر کہنے لگی وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن بھائی اور بھابھی کا یہ سب کرنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ ثانیہ ہنس پڑی، کہنے لگی پیسہ پیسہ اور بس پیسہ۔ پیسہ اور لالچ انسان کو ہر برا کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ منیر بھائی کے مرنے کے بعد ان کی ساری جائیداد، دولت، سارا کاروبار اور بزنس سب کچھ منیر بھائی کے نام تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور جب منیر بھائی کے والدین فوت ہوئے تب انہیں اس گھر میں لانے کا مقصد ہی صرف دولت تھی، کیونکہ منیر بھائی کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے، مارکیٹ میں 100 سے زائد دکانوں کے مالک تھے، اور تعجب کی بات یہ تھی کہ نہ ہی ان کا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، اور والدین بھی وفات پا گئے تھے، یعنی کہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا، ساری جائیداد منیر بھائی کی تھی۔ تب بھابھی اور بھیا رو پڑے تھے کہ ہم بے اولاد ہیں، منیر کی پرورش ہم ماں باپ بن کر پالیں گے۔ یہاں تک تو صحیح تھا، مگر جس دن سے مجھے پتا چلا تھا کہ منیر بھائی کو پلان کے مطابق مار دیا جائے گا، اس دن سے میں اپنے گھر والوں کے خلاف ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں منیر بھائی سے حسد ضرور کرتی تھی، مگر میں انہیں یوں مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی،
اور جب میں نے اس سب کی مخالفت کی تو میرا سکا بھائی اور بھابھی اور میرے سکے ماں باپ مجھے بند کمرے میں مارا کرتے تھے اور کہتے تھے تم اپنی زبان بند رکھو گی، کسی سے کچھ نہیں کہو گی ورنہ وہ مجھے بھی مار دیں گے، اس لیے میں گھر میں چپ چپ سی رہتی تھی۔ لیکن جب میں منیر بھائی کو دیکھتی تو میرا دل تڑپ سا جاتا تھا کہ چند دنوں بعد منیر بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور پھر منیر بھائی کی عمر میں ابھی بہت وقت تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر بھائی اور بھابھی اس مقصد کے تحت منیر بھائی کو گھر لے آئے تھے اور اسے پیار محبت سے پال پوس کر بڑا کیا۔ لیکن جیسے ہی ان کی عمر 16 سال ہوئی تو ان کے ماں باپ کی وصیت کے مطابق جو کچھ ان کا تھا وہ اب منیر بھائی کے نام ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد اگر منیر بھائی کو کچھ ہو جاتا تو وہ ساری جائیداد ان کی بیوی کے نام ہو جانی تھی، اور یہ سب کھیل اس بنا پر کھیلا گیا تھا۔ بھابھی سے اس نکاح کے لیے منیر بھائی کو مجبور کیا گیا تھا تاکہ گھر کا پیسہ گھر میں ہی رہے، کیونکہ بھائی جانتے تھے جو بزنس وہ سالوں سے سنبھالتے آئے تھے وہ اب منیر کے نام ہو جانا تھا۔ بس اس طرح گھر والوں نے ساری سازش کی اور منیر بھائی کی دولت جائیداد ناجائز طریقے سے ہڑپنے کی کوشش کی، لیکن قدرت نے سب کچھ ٹھیک کر دیا اور منیر بھائی کے گناہ گاروں کو ان کے کیے کی سزا کورٹ نے عمر قید کی صورت میں سنا دی تھی۔ مگر آخری وقت میں منیر بھائی نے سب کو معاف کر دیا۔ وہ اپنے والدین کو اور بھائی کو یوں جیل میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس وکیل لڑکی نے بھائی سے شادی کر لی تھی اور آج میں بھائی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ بڑے بھائی اور والدین اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں۔ بھائی اور میں ان سے ملنے اکثر جایا کرتے ہیں، مگر ہم رہتے الگ گھر میں ہیں۔ آج پھر سے ہماری زندگی میں خوشیاں آ گئی ہیں۔